नमस्कार। आज राजस्थान की अर्थव्यवस्था के इस पेपर में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है राजस्थान में सहकारिता आंदोलन। सहकारिता आर्थिक संगठन की एक महत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती है। इसका मूल सिद्धांत एक सबके लिए तथा सब एक के लिए होता है। आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर व्यक्ति सहकारी संगठन बनाकर अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ा सकते हैं। भारत में सहकारिता का सर्वप्रथम प्रयोग कृषिगत साख के क्षेत्र में किया गया था। बाद में यह अन्य क्षेत्रों में भी काम में लाया गया। समाज के पिछड़े वर्गों व महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए भी सहकारी संगठन का उपयोग किया गया है। इस प्रकार सहकारिता का कार्यक्षेत्र उत्तरोत्तर बढ़ता गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि सहकारी संस्थाओं को पर्याप्त कार्यकुशलता से संचालित किया जाए तो किसी भी प्रदेश का आर्थिक विकास अधिक तेजी से हो सकेगा। वहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ेगी और उनका जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सहकारिता लोकतंत्र व विकेंद्रीकरण का परस्पर गहरा संबंध होता है। सहकारिता के विकास से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण व पंचायती राज की स्थापना को बल मिल सकता है। इसलिए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र के विकास के साथ साथ सहकारी क्षेत्र के विकास को भी पूरा महत्व दिया गया है। राजस्थान में सहकारिता आंदोलन का विकास विशेषतया एकीकृत राजस्थान के निर्माण के बाद ही संभव हो पाया है। वैसे इसका प्रारंभ 1904 में ही केंद्र प्रशासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा में हो गया था। पूर्व रियासतों में भरतपुर में 1915 में, कोटा में 1916 में, बीकानेर में 1920, अलवर में 1935, जयपुर और उदयपुर में 1943 तथा तत्कालीन मत्स्य प्रदेश जो वर्तमान में अलवर जिला है उसके अंतर्गत यह 1948 में सहकारिता का प्रारंभ हुआ था। 1953 में राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम अस्तित्व में आया। वर्तमान में राज्य में जो सहकारी कानून लागू है वह 2 अक्टूबर 1965 में अस्तित्व में आया था। राज्य में सहकारी समितियों की वर्तमान में जो संख्या है वह 29,326 है, जिसमें कुल सदस्य संख्या 119 लाख है और शेयर पूंजी 1,597 करोड़ रुपए है, जिसकी कार्यशील पूंजी 27,580 करोड़ रुपए है। यह आंकड़ा हमारे पास में 2009-10 का है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाओं की जो प्रगति हुई है उसमें सर्वाधिक संख्या गैर साख समितियों की पाई जाती है। ये गैर कृषि श्रेणी की समितियां होती हैं तथा इनका कार्य साख के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी होता है, जैसे उपभोक्ता भंडार,
भवन निर्माण सहकारी समितियां, औद्योगिक सहकारी समितियां इत्यादि। कृषिगत साख के लिए ये अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन साख प्रदान करती हैं। कृषिगत विपणन के अंतर्गत जो सहकारी संस्थाएं हैं वे क्रय विक्रय का कार्य करती हैं। कुछ सहकारी प्रोसेसिंग समितियां हैं जो सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स फेडरेशन, जिसमें गुलाबपुरा, गंगापुर, हनुमानगढ़ की 3 सहकारी कताई मिलें और गुलाबपुरा की एक जिनिंग व प्रेसिंग सहकारी समिति शामिल की गई है। श्री गंगानगर की गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स, केशोराय पाटन की सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, तिलम संघ, श्री गंगानगर सहकारी तिलहन प्रोसेसिंग मिल्स, राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ जो कॉन्फेड के रूप में है, आवास सहकारिता, महिला सहकारिता, डेयरी सहकारिताएं, अनुसूचित जाति व जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, राजस्थान जनजाति क्षेत्र विकास सहकारी संघ लिमिटेड, जिसे हम राजस संघ भी कहते हैं, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड, राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फेडरेशन लिमिटेड, ये सभी सहकारी गतिविधियों पर आधारित संस्थाएं हैं। इनमें से मूल संस्थाएं जो कृषिगत और गैर कृषिगत कार्यों में लगी हुई हैं, उनका वर्णन हम थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। उनकी चर्चा हम थोड़ी डिटेल में करते हैं। सबसे पहले अल्पकालीन कृषिगत सहकारी साख की जो व्यवस्था है, ये सहकारी साख व्यवस्था कृषिगत साख की व्यवस्था करती है। इसमें 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों एवं 5260 प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से फसली कार्यों के लिए उपलब्ध की जाती है। मध्यमकालीन जो ऋण हैं वे 15 महीने से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए दिए जाते हैं। ये कृषि और गैर कृषि क्षेत्र दोनों के लिए दिए जाते हैं। राज्य के केंद्रीय सहकारी बैंकों में लगभग 262 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए। यह आंकड़ा हमारे पास 2013-14 के लिए है। सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड जो कि कृषकों को सहकारी कर्ज सरलता से उपलब्ध कराने के लिए नई योजनाओं का एक हिस्सा है। इसी प्रकार सहकारी स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना, अविका क्रेडिट कार्ड योजना जो कि राजस्थान के भेड़ अनुसंधान केंद्र के लिए विशेष रूप से बनाई गई है और इस योजना में भेड़ पालकों को पशुधन के लिए चारा, दवाई आदि उपलब्ध कराने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। प्रति पशु
150 रुपये की दर से यह ऋण देने का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र छात्राओं को व्यावसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ज्ञान सागर ऋण योजना के अंतर्गत साख प्रदान की जाती है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों को भी ऋण की सुविधा दी जाती है। दीर्घकालीन साख की व्यवस्था के लिए राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक तथा 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक कार्यरत हैं। इनमें राजसमंद, दौसा, जैसलमेर में नए सहकारी भूमि विकास बैंकों का गठन किया गया है, जिनके माध्यम से 5 से 15 वर्ष की अवधि के लिए कर्ज दिए जाते हैं। ये कर्ज कृषि यंत्रीकरण, लघु सिंचाई, डेयरी विकास, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बागान आदि क्षेत्रों में दिए जाते हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की स्थापना की गई है। राज्य में वर्तमान में 39 शहरी सहकारी बैंक हैं, जो शहरी क्षेत्रों में ऋण का वितरण करती हैं। कृषिगत विपणन व्यवस्था के लिए भी सहकारी क्षेत्र में कार्य किया गया है, जिसमें सबसे पहले मूल रूप से जो कार्य किया गया है वह राजफेड की तरफ से किया गया है, अर्थात राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड की स्थापना 1957 में हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य सहकारी समितियों द्वारा एकत्र कृषिगत उपज की बिक्री करना, अन्य राज्य या राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के लिए या साझेदारी में कृषिगत उपज खरीदना, उसका भंडारण करना, बेचना, माल ढोने के लिए यातायात के साधनों का प्रबंध करना, कृषिगत उपज के लिए गोदाम बनवाना या किराए पर लेना। इस तरह से राजफेड अपनी सदस्य समितियों को उत्तम किस्म के उर्वरक, बीज व कीटनाशक उचित दरों पर उपलब्ध करवाता है। कृषकों को उचित मूल्य दिलवाने के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से कृषिगत उपज की खरीद व बिक्री की व्यवस्था करता है। पशु आहार व कीटनाशक दवाइयों के उत्पादन व बिक्री की व्यवस्था करता है तथा जयपुर शहर में उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस वितरण की व्यवस्था भी करता है। पिछले कई वर्षों में राजफेड ने सरसों, गेहूं व बाजरे की खरीद की व्यवस्था की। अन्य प्रकार की फसलों की भी इसने व्यवस्था की। इसके लिए इसने भारतीय खाद्य निगम FCI व नेफेड के एजेंट के रूप में भी कार्य किया। दूसरी प्रकार की जो सहकारी समितियां हैं वे हैं क्रय विक्रय सहकारी समितियां। राज्य में ऐसी 230 क्रय विक्रय या विपणन समितियां मौजूद हैं, जो कृषिगत पैदावार की बिक्री, कृषिगत इनपुटों की बिक्री तथा उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री के कार्य में शामिल है। तीसरे प्रकार के जो कार्य हैं वो प्रमुख सहकारी प्रोसेसिंग समितियां हैं। इस डिटेल से पहले हम उनकी चर्चा भी कर चुके हैं, जैसे स्पिनफेड जो कि सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स के लिए कार्य करती है। इसमें
रुई की खरीद करना स्पिन फेड के द्वारा किया जाता है। सूत का उत्पादन, इनकी बिक्री, इस प्रकार के कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। श्री गंगानगर सहकारी कॉटन कॉम्प्लेक्स, इसमें भी इसी प्रकार के सहकारी कताई बुनाई के कार्य किए जाते हैं। बाद में 2011 के बाद में इसे बंद करने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि श्री गंगानगर सहकारी कॉटन कॉम्प्लेक्स में काफ़ी निरंतर घाटा रहा और इसके बाद इसे लीज बिक्री पर देने हेतु निविदाएं आमंत्रित कर ली गई और इसे कर्मचारियों व श्रमिकों को अन्य संस्थाओं में लगाया गया। सहकारी चीनी मिल, जो कि श्री केशवराय पाटन में स्थित है, इसकी स्थापना 1965 में हुई और यह सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल है। बूंदी जिले में स्थित इस मिल में पेराई का कार्य होता है और सहकारी क्षेत्र में ही चीनी का निर्माण होता है। इसी प्रकार तिलम संघ, जो कि एक शीर्ष संस्था है, इसके अंतर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी समितियां हैं और इन में 8 परियोजनाएं शामिल हैं। इसके बाद हम राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ व जिला स्तर के थोक सहकारी भंडारों की चर्चा करते हैं। राज्य में सहकारी उपभोक्ता संघ कॉन्फेड की स्थापना 1967 में हुई, जिसमें वर्तमान में राज्य में जिला स्तर पर 34 उपभोक्ता भंडार कार्यरत है। ये उपभोक्ता भंडार, इनके 3 अनुभाग होते हैं: मेडिकल अनुभाग, नागरिक पूर्ति अनुभाग और मार्केटिंग अनुभाग। आवास समस्या के समाधान के लिए 1970 में राज्य सहकारी आवासन संघ की स्थापना की गई थी। इसके माध्यम से व्यक्ति योजना के अंतर्गत व मकानों के विस्तार व मरम्मत के लिए ऋण दिए जाते हैं। संघ ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनेक मकान स्वयं तैयार करके भी आवंटित किए हैं। महिला सहकारिता के अंतर्गत राज्य में महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां व 6 महिला शहरी बैंकें कार्य कर रही हैं। महिला सहकारी समितियों का गठन 2014-15 तक 4800 सहकारी समितियां थीं और महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए रिद्धि सिद्धि नाम से एक नई योजना आरंभ की गई। उचित मूल्य एवं खाद बीज की दुकानें आवंटित की गई। 500 महिला सहकारी समितियों का चयन करके उन्हें प्रति समिति 1 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। इन समितियों को राज्य सरकार के सभी सरकारी स्कूलों में
मिड डे मील कार्यक्रम से जोड़ा गया। डेयरी या दुग्ध उत्पादक सहकारिता। राज्य में डेयरी विकास में सहकारी आंदोलन ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। 1975 में राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई। इसका गठन 1977 में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड में परिवर्तित कर दिया गया। यह दूध व दूध से बने पदार्थों के उत्पादन, संग्रह व प्रोसेसिंग तथा बिक्री के कार्यों को संचालित करता है। 2016-17 में 21 दूध यूनियन तथा पंजीकृत डेयरी सहकारी समितियों की संख्या 14,096 थी और ये डेयरी इस विकास कार्यक्रम में विशिष्ट पशुपालन योजना, सहकारिता विकास कार्यक्रम और पशुपालन के विकास में मदद करती हैं। दुग्ध संकलन व वितरण में इस आंदोलन के पश्चात काफ़ी वृद्धि हुई है। गुजरात में अमूल इसी सहकारिता आंदोलन का बहुत बड़ा उदाहरण है। इसी के आधार पर राजस्थान में भी यह आंदोलन आरंभ हुआ और सरस के नाम से आज भी जो दूध बेचा जाता है वह सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के अंतर्गत ही आता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं राजस्थान में बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड की। 1958 में प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को सहायता पहुंचाता था ताकि वे अपने माल की बिक्री सहूलियत से कर सकें तथा यह संघ बुनकरों के लाभ के लिए आवश्यक कार्य संचालित करता है। इससे एक तरफ उचित मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में उचित समय पर कच्चा माल मिल जाता है और माल की बिक्री की उचित व्यवस्था होने से बिचौलियों के शोषण से भी बच जाते हैं। सहकारी क्षेत्र में भेड़ व ऊन विपणन फेडरेशन की स्थापना 1977 में हुई और इसका उद्देश्य भेड़ पालकों को मध्यस्थों के शोषण से बचाना, भेड़ बाहुल्य गांवों में भेड़ पालकों को प्राथमिक सहकारी समितियों का गठन करना, ऊन का श्रेणीकरण व विपणन करना, मांस के विपणन की व्यवस्था करना, भेड़ पालकों से ऊन व अतिरिक्त पशु खरीदना। इस प्रकार राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फेडरेशन लिमिटेड कार्य करता है। अनुसूचित जाति जनजाति एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड राज्य में 1980 में स्थापित हुआ, जिसके अंतर्गत SC/ST के व्यक्तियों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई गईं। उनके लिए सामुदायिक पंप सेट योजना, व्यक्तिगत पंप सेट योजना, ग्रामीण दुकान योजना, बुनकरशाला योजना, उन्नत कृषि यंत्र योजना, ग्रामीण दुकान योजना, उन्नत नस्ल की गाय भैंस योजना, कुओं को गहरा करना, इस प्रकार के कार्यों के लिए अनुदान दिए गए।
राजस्थान जनजाति क्षेत्र विकास सहकारी संघ लिमिटेड 1976 में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आदिवासियों के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए राजस संघ की स्थापना की गई। एक वर्ष बाद इसके कार्यक्षेत्र में सहरिया परियोजना क्षेत्र भी शामिल कर लिया गया। राजस संघ जनजाति लोगों के आर्थिक कल्याण के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम संचालित करता है, जैसे कृषि व वन उत्पादों का उत्पादन करना, खरीद व संग्रहण, प्रसंस्करण व बिक्री के कार्यक्रम संचालित करना, जनजातियों को उचित भावों पर उपभोक्ता माल उपलब्ध कराना, उनको कृषिगत इनपुट जैसे खाद, बीज व औजार उपलब्ध कराना, रेशम उद्योग के विकास में मदद करना इत्यादि कार्य करता है। इसने उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व सिरोही के जनजातीय क्षेत्रों तथा कोटा बारा के शहरिया क्षेत्रों में बड़े आकार की बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर समितियां व क्रय विक्रय समितियों के माध्यम से कई प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन किया है, जिससे आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। इस प्रकार राजस्थान में अधिकांश सहकारी क्रियाएं व सहकारी उत्तम उपक्रम वित्तीय लाभ की स्थिति में नहीं है। राज्य में सहकारी उपक्रमों की वित्तीय दशा भी उतनी संतोषजनक नहीं मानी गई है। इन में आर्थिक उदारीकरण के युग में इनकी उत्पादकता व लाभप्रदता को बढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिए, ताकि ये अधिक सक्षम व सबल होकर आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकें। सहकारिता एक जीवन दर्शन है। यह मात्र व्यावसायिक व आर्थिक प्रक्रिया नहीं है। इसे एक सरकारी विभाग की तरह संचालित नहीं किया जा सकता है। अतः इनके व्यावसायिक पक्ष को सबल करना और इनको केवल भावनात्मक लगाव से सहकारिता को आगे बढ़ाना, ये दोनों एक साथ संभव नहीं है। इसलिए हमें काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच में सोचना होगा कि केवल भावनात्मक लगाव से सहकारिता आंदोलन नहीं चलेगा। जब तक कि एक सामान्य लाभ अर्जित नहीं किया जा सकेगा, तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इन उपक्रमों को अति लाभपूर्ण स्थिति तक पहुंचाने की अपेक्षा यह ज़रूरी है कि इन उपक्रमों से कार्य सिद्धि में प्रतिस्पर्धा करके बेहतर परिणाम प्राप्त हों। सहकारी संगठन प्रायोगिक व विकासपरक बनकर भविष्य में जारी रह सकें। इनके स्वरूप को समय के साथ साथ बदलना होगा और इन्हें कम से कम इतने लाभ तक तो पहुंचाना होगा कि ये लंबे समय तक चल सकें। धन्यवाद।